हेलो एवरीवन। आज मैं सर्वज्ञ अग्रवाल टीम विदित वर्ष से आप सभी को कंटेंट्स ऑफ लेजिस्लेशन पढ़ाने जा रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन पढ़ाए थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर कंटेंट्स ऑफ लेजिस्लेशन। तो इसका पहले बेसिक जान लेते हैं कि आखिर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। जब भी कोई लेजिस्लेशन ड्राफ्ट होती है, बनती है, तो उसमें तरह तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि वो किस लिए ड्राफ्ट हो रही है, कौन सी तारीख से अप्लाई होगी, उसमें डेफिनेशंस क्या होंगी, वगैरह वगैरह। तो इन सबको हम कंटेंट्स ऑफ लेजिस्लेशन कहते हैं। वैसे तो कंटेंट्स ऑफ लेजिस्लेशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम मेन 6 कंटेंट्स ऑफ लेजिस्लेशन पढ़ेंगे जो बहुत यूजफुल रहेंगे आगे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, जिसे ऑब्जेक्ट एंड रीजंस क्लॉज भी कहा जाता है। तो शायद आप इसके नाम से समझ पा रहे हो कि ये होता क्या है ना। तो इसमें ये जो क्लॉज होता है लेजिस्लेशन में, ये बताता है कि लेजिस्लेशन किस वजह से इनैक्ट की गई थी, उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, और क्या रीजंस थे जिसके कारण उस लेजिस्लेशन को फोर्स में लाया गया। इट प्रोवाइड्स यू द पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन एंड स्पीकिंग इन वेरी प्रिसाइज टर्म्स, इट प्रोवाइड्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द लेजिस्लेशन। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड रीजंस क्लॉज को हम एक लेजिस्लेशन का पार्ट मानते भी हैं या नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं तो क्यों मानते हैं, नहीं मानते हैं, या फिर क्या था इसके पीछे के केस लॉज क्या हैं। तो दो मेन केस लॉज हैं जो आपको जानने की जरूरत है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहला, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल। ये 1954 का एक केस है, जिसमें जस्टिस शास्त्री जी ने कहा कि ऑब्जेक्ट एंड रीजंस क्लॉज आर नॉट पास्ड बाय पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट पास नहीं करती है ना, तो इसलिए ये लेजिस्लेशन का एक पार्ट ही नहीं है। तो हम इसे कॉग्निजेंस में नहीं लेंगे, और अगर हमें कोई भी दिक्कत आएगी, हम सीधा सेक्शंस पे जाएंगे उस पर्टिकुलर एक्ट के, और हम इस पे आएंगे ही नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद एक और केस हुआ 1969 में, सिंघवी वर्सेस किराना मर्चेंट्स वर्कर यूनियन। उसमें जस्टिस मुखर्जी द्वारा कहा गया, उन्होंने 3 बातें कही कि जब लेजिस्लेशन वेग हो, सॉरी, जब प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेशन वेग हो, मैं अपने आप को सही करना चाहूंगा, प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेशन वेग हो, या फिर उसमें कुछ मिसिंग हो, देयर इज समथिंग मिसिंग इन द प्रोविजंस ऑफ लेजिस्लेशन, मानी किसी प्रोविजन में कुछ चीज रह रही है, देयर इज सम गैप। थर्ड, देयर इज कंफ्लिक्ट इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ एक्ट्स टू मेंटेन हार्मनी। मानिए एक एक्ट का एक सेक्शन तो कुछ कह रहा है, दूसरा सेक्शन कुछ कह रहा है, तो हो सकता है कई बार कि दोनों में कंफ्लिक्ट हो, हार्मनी क्रिएट ना कर पा रहे हो। अगर ऐसी 3 कंडीशन होती हैं, तब हम पहुंचेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस क्लॉज पे देखने। क्योंकि अगर हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये एक्ट जो था इस कारण से इनैक्ट हुआ था, तो शायद जो फ्रेमर्स थे उन्होंने ये वाला सेक्शन इसके लिए डाला होगा, तो हम समझ पाएंगे। ये दो केस लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। और अगर आज की बात करें, तो आज भी कोर्ट ही देखता है और बताता है कि भाई स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस पे जाना है या नहीं। अब अगर हम अगले उस पे आए, हमारा अगला मेन कंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन है मार्जिनल। इसे जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके केस लॉस बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे समझिए, जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो लाइक मैं ये जरूर करता हूं, आप लोगों की मुझे जानकारी नहीं है, शायद बहुत कोई व्यूअर्स ऐसे करते भी हो। जब आप नोट्स बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पेज की मार्जिन होती है, मैं हमेशा उसे खाली छोड़ता हूँ। क्यों? कि भाई इधर तो नोट्स बनाएंगे, लेकिन अगर कोई चीज मिसिंग रह गई तो मैं उसे लेफ्ट साइड में लिख लूंगा, या बाद में कुछ एड ऑन करना हुआ। कई लोग इसे ऊपर की हेडिंग खाली छोड़ देते हैं, कई लोग नीचे की 4 लाइनें खाली छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ सिमिलर मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स इसलिए होते हैं कि वहां उन्होंने कुछ कुछ चीजें ऐसी लिख दी थी जिन्हें हम बाद में देख सकें, कुछ ऐड ऑन करना हो तो कर सकें, या जब हम फ्रेम कर रहे थे तब कुछ बातें लिख दी। तो मार्जिनल नोट्स इन शॉर्ट ऐसे ही हैं। जब हम इनके केस लॉस पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहला केस जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, वो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 1967 का केस है, बहुत शानदार। इसे पढ़ते हुए आपको अच्छा लगेगा, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ। ठीक है। तो आर्टिकल 368 का जो मार्जिनल नोट था, उसमें
सिर्फ प्रोसीजर टू अमेंड दे रखा है। प्रोसीजर टू अमेंड माने अगर लेजिस्लेशन को कुछ भी अमेंडमेंट एक्ट लाना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, सिर्फ वो दे रखा था। अब क्योंकि मार्जिनल नोट बैडली ड्राफ्ट था, इस मारे जस्टिस सुब्बा राव को ये कहना पड़ा कि जो पार है माने प्रोसीजर टू अमेंड, गो टू आर्टिकल 368। इफ यू वांट द सोर्स ऑफ पार टू अमेंड यू शुड रीड आर्टिकल 248। क्योंकि भाई मार्जिनल नोट्स में तो सिर्फ प्रोसीजर टू अमेंड है, पार्ट टू अमेंड तो है नहीं। तो जस्टिस सुब्बा राव जो कि अब प्रो फंडामेंटलिस्ट जज थे, उन्होंने कहा कि भाई पार तो 248 से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद दिक्कत क्या आई, जब गोलकनाथ केस हो गया तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या रहे। इट वॉज सीन दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट वॉज एट पार विद द ऑर्डिनरी लॉ। तो इस डिफिकल्टी के कारण लाया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, जिसमें मार्जिनल नोट को चेंज किया गया और लिखा गया पावर फॉर पार्लियामेंट टू अमेंड एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। समझ रहे हैं, पहले तो सिर्फ प्रोसीजर था, अब उसे पार भी दे दी गई और उसे प्रोसीजर भी दे दी गया आर्टिकल 368 के साथ। ठीक है। और अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो जुडिशरी इसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देती थी मार्जिनल नोट्स को, वो इसे कॉग्निसेंस में इतना नहीं लेती थी। लेकिन जो ये केसेस हुए, अभी हम आगे गोपालन केस पढ़ेंगे, मेनका गांधी केस पढ़ेंगे, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मार्जिनल नोट्स को भी कॉग्निसेंस में लेने लगे। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास और 1950 का ये सुप्रीम कोर्ट केस है। और वहीं दूसरा केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। अब इन दोनों में केस क्या हो, इन दोनों केसेस में क्या हुआ, आर्टिकल 21, हम सभी को पता है आर्टिकल 21 क्या है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। शायद अभी मैं कह रहा हूं कि क्या है तो आप लोग दिमाग लगाएं कि यार याद नहीं क्या है, मैं बताता हूं क्या है। आर्टिकल 21 talks about life or personal liberty, whereas article 21's marginal notes, 21 के marginal note बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। अभी तो इसमें कोई अंतर लग नहीं रहा आपको सुनने में, लेकिन अंतर है। जब मैं कह रहा हूं लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ये दो राइट्स, जब मैं कह रहा हूं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये सिर्फ एक राइट। यही डिस्कशन हुआ इन दोनों केसेस। तो गोपालन केस में तो ये कहा गया कि नहीं, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, हम तो आर्टिकल 21 को देखेंगे और लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की तरह हम इन्हें दो राइट्स माने। फिर आया मेनका गांधी केस। अब जब मेनका गांधी केस आया तो जस्टिस भगवती जी इज अ वेरी क्रिएटिव जज इन माय पर्सनल ओपिनियन। उनके जितने भी जजमेंट्स अगर आप लोग पढ़िएगा, बहुत क्रिएटिव जजेस, बहुत नई नई चीजें लाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उन्होंने मार्जिनल नोट को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जब हम और यूज करते हैं तो हम दो राइट देते हैं, लेकिन नहीं, यहां लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होना चाहिए क्योंकि ये एक ही राइट है, दिस इज अ सिंगुलर राइट। उनका ये भी कहना था कि जो पार्ट 3 में ना मिले, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो शायद हम आर्टिकल 21 की मदद से इंटरप्रेट कर सकें, जो आज के समय में बहुत सच हो भी रहा है। राइट टू प्रीवियस आर्टिकल 21 से लाया गया, हमें पार्ट 3 में नहीं मिला ना, आर्टिकल 21 में है। समझ गए हम? मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको सब समझ आ रहा होगा। अगला पढ़ते हैं जो कि है कमेंसमेंट क्लॉज। नाम से पता चल रहा होगा शायद, कमेंसमेंट क्लॉज, द क्लॉज विच डील्स विद द ऑपरेशन एज टू व्हेन द लेजिस्लेशन विल बिकम इफेक्टिव इज कमेंसमेंट क्लॉज। एक लेजिस्लेशन आया, पास हो गया, कब से इफेक्टिव होगा ये कमेंसमेंट क्लॉज बताता है। तीन चीजें हो सकती है, तीन कंडीशंस है। सबसे पहली, with immediate effect with precedent assent। फॉर एग्जाम्पल अगस्त 5 2023 को प्रेसिडेंट जी ने असेंट दिया, अगस्त 5 से ही वो एक्ट इनैक्ट हो जाएगा, वो एक्ट आ जाएगा, इट वुड कम इनटू इफेक्ट। द सेकेंड, ऑन पर्टिकुलर डेट, अगस्त 5 को प्रेसिडेंट का एसेंट आया माने पास हो गया एक्ट, ये एक्ट जनवरी 1 2024 से इफेक्टिव होगा ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ठीक है। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे जो सारा झमेला खड़ा कर देती है, ऑन द डे ऑफ नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन जारी कौन करेगा? पार्लियामेंट ने एक्ट को पास कर दिया,
और उसमें एक ये क्लॉज डाल दिया कि ये एक्ट तब से कमेंस होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कोई नोटिफिकेशन जारी करेगी। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर देगी। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो, कई बार ये नहीं हो पाया। जैसे कि दो एग्जाम्पल्स हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहला इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995, तो 1995 में पास हो गया। तो इसका सेक्शन 2 जो था उसने कहा कि जब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आएगी इट वुड कम इनटू इफेक्ट, सिंपल एज दैट। बट द सैड रियलिटी इज द एक्ट डाइड इट्स ओन डेथ विदाउट सीइंग द लाइट ऑफ द डे। वो आज तक इफेक्ट में आ ही नहीं पाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना कोई नोटिफिकेशन जारी की, ना ये एक्ट इफेक्टिव हो पाया। और 2009 पे ये एक्ट खुद ब खुद एक तरीके से रिपील भी हो गया, क्योंकि नया लेजिस्लेशन आ भी गया। 2009 तक ये इफेक्टिव नहीं हुआ था, उसके बाद नया लेजिस्लेशन आ गया, तो इसका काम ही खत्म हो गया। इट डाइड इट्स ओन डेथ विदाउट कमिंग इनटू इफेक्ट। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, विच अमेंडेड आर्टिकल 22 क्लॉज 7, जिससे लाया गया था। ठीक है, तो उसमें भी यही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिस जारी करेगी, कोई नोटिफिकेशन आएगा, इफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ए रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस है, जिसमें ए रॉय जी गए सुप्रीम कोर्ट के पास और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को आप आदेश दीजिए कि वो नोटिफिकेशन लाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, हमारा इसमें कोई से नहीं है। शायद सुप्रीम कोर्ट को एक डायरेक्शन पास कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, कोई नहीं। तो ये थर्ड वाले उसमें ये झमेला रहता है। अगला बात करते हैं हम अगले कंटेंट की, वो है डेफिनेशन क्लॉज। अगेन नाम से पता चल रहा होगा, ऐसा क्लॉज जो हमारे लेजिस्लेशन में टर्म्स यूज किए गए हैं, उनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बताए, वो है डेफिनेशन क्लॉज। अब इसकी जरूरत क्या थी? अब हो सकता है किसी शब्द का डिक्शनरी मीनिंग कुछ और हो, लेकिन जो फ्रेमर्स थे उस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के, वो उसका कुछ और मीनिंग निकालना चाहते हो, तो डेफिनेशन क्लॉज की मदद आती है। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे कि सबसे सिंपल वो जो था मीन्स एंड इंक्लूड्स वाला, तो वो हुआ अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, याद रखिएगा इसे, 1981 में हुआ। तो आर्टिकल 12 डिफाइंस स्टेट, करेक्ट, आर्टिकल 12 डिफाइंस स्टेट। तो स्टेट मींस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब तो लोकल अथॉरिटीज भी हैं, जब से ये अमेंडमेंट आ चुका है तो लोकल अथॉरिटीज भी हैं, जैसे पंचायत वगैरह है। खैर, स्टेट मींस लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एंड इट इंक्लूड्स अदर अथॉरिटीज। दो शब्द आ गए, मींस, इंक्लूड्स। मींस it is mandatory that you should confine to the definition given to the word in the act. माने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, आप इसका कन्फाइन हो गए। जैसे ही मैं इंक्लूड की बात करता हूं, इट इज एक्सपेंसिव। तो अदर अथॉरिटीज में हम कई सारी चीजें जोड़ सकते हैं, जो कि अजय हासिया केस में भी हुआ। और जस्टिस भगवती जी, अगेन अ क्रिएटिव जज, उन्होंने कहा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आल्सो कम अंडर द अदर अथॉरिटीज। इसकी बारीकियां बात की बात है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कौन सी होंगी, कैसे होंगी, वो अलग चीज है, लेकिन यहां हमें मेन मीन्स और इंक्लूड्स का अंतर पता लगा। ऐसी अगला केस हुआ गोलकनाथ केस। तो आर्टिकल 368 में दे रखा था कि अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 क्लॉज 1, सॉरी, उसमें दे रखा था कि अमेंडमेंट मींस एडिशन, वेरिएशन, रिपील। तो मीन्स का मतलब, तो जैसे कि पीछे हमने पढ़ा पहले कि मीन्स का मतलब तो होता है बहुत ही कन्फाइंड मीनिंग, पर्टिकुलर मीनिंग। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि रिपील मीन्स पार्शियल रिपील एंड नॉट टोटल रिपील। repeal doesn't mean the repealation of basic provision। आप बेसिक प्रोविजन को रिपील नहीं कर सकते ना। तो रिपील जो है या पार्शियल रिपील की बात हो रही है, टोटल रिपील की बात नहीं। इस सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेशन क्लॉज यहीं तक था, है ना। अब इसके बाद अगले कंटेंट पे आते हैं, रूल मेकिंग क्लॉज।
अगर आप सभी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में जाइए, उसमें मैंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में थोड़ी बहुत बात की है। तो रूल मेकिंग क्लॉज उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड, बल्कि पूरी तरह से रिलेटेड। इट इज दैट क्लॉज व्हेन लेजिस्लेटिव ऑथराइजेस गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। माने जो पॉलिसी मेकिंग का फंक्शन है, ठीक है, वो तो लेजिस्लेचर ने कर दिया, लेकिन जो रूल मेकिंग है वो करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ये सब करेंगे। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भाई पार्लियामेंट अगर रूल भी बनाने बैठ गई तो सालों साल लग जाएंगे। 5 साल में एक ही मेरे ख्याल से लेजिस्लेशन आ पाए, इतना भी ना हो पाए। हम रूल बनाने नहीं बैठ सकते, उनपे एक एक डिस्कशन होगा नहीं। हम बेसिक एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, लेजिस्लेशन ऐसे 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 होगी। रूल जो है, जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है सॉरी, जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो तो गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल एबीसी ये काम करेगी, पार्लियामेंट ने कह दिया। एबीसी ये काम कैसे करेगी, मतलब कि सोचिए 6 महीने में एक बार मिलेगी तब ये डिसाइड करेगी, ये तो गवर्नमेंट तैयार करेगी ना। तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, यही रूल मेकिंग क्लॉज कहता है। अब ऐसे ही री डिलाय लॉज एक्ट हुआ 1951 का। आई डोंट नो इसे लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मैं डिलाय लॉज एक्ट कहता हूँ, कई लोग डेली लॉज एक्ट कहते हैं। सॉरी इफ आई प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग। तो इस केस में क्या हुआ कि सिर्फ पॉलिसी नहीं, गवर्नमेंट को पावर भी दे दी गई, ठीक है। तो अब लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये तो बहुत गलत है, लेजिस्लेचर को ऐसे नहीं करना चाहिए, लेजिस्लेचर को रूल भी बनाने चाहिए। तो अब ये केस, क्योंकि आप देख पा रहे हैं री लिखा है स्टार्ट में, रेफरेंशियल केस है, प्रेसिडेंट को कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट को रेफर कीजिए, तो प्रेसिडेंट ने किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही। उन्होंने सबसे पहले डिस्टिंग्विश किया एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर को और नॉन एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर को। उन्होंने कहा एसेंशियल पावर वो होती हैं जो पॉलिसी बनाए, तो लेजिस्लेचर की ड्यूटी है एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर परफॉर्म करना। वो पॉलिसी मेकिंग का फंक्शन ही किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकती है, वो एक्सेसिव डेलीगेशन होगा, नहीं वो नहीं करना है। जो सिर्फ प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो रूल मेकिंग अथॉरिटी को दिया जा सकता है, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और कटाक्ष ये भी करा था कि पार्लियामेंट कांट क्रिएट अनदर पार्लियामेंट टू मेक द लॉ। पार्लियामेंट अपना काम करे, दूसरे को सिर्फ वो दे अथॉरिटी टू मेक रूल्स। ये नहीं कि दूसरी एक वही दे दे कि उसे ही सब कुछ उसके हाथ में ही सौंप दिया, तो वो तो दूसरी पार्लियामेंट ही बन जाएगी ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से, मैं ऐसा इंटरप्रेट कर पाया कि कटाक्ष करा था, लेकिन इसे हम ओपिनियन ही कहेंगे लीगल टर्म्स में कि एससी ओपाइंड दैट। फेयर इनफ। अब हम अगले उसमें आए, अगर अगली स्लाइड पे बढ़ते हुए, हम आखिरी उस पे पहुंच चुके हैं, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज। अब रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज है क्या? बहुत सिंपल है, आप समझ पा रहे होंगे नाम से। अगेन ये क्लॉजेस ऐसे हैं कि नाम से हम समझ पाए कि हाँ क्या चल रहा है। आर्टिकल 392 of the Indian Constitution gives power to President to remove the difficulty. Why such clause? What's the need of this clause? क्या, मैंने वापस वही बात जो मैंने पिछले उसमें कही, पार्लियामेंट के पास कई सारे बिल्स है पास करने, ठीक है। तो हो सकता है कि शायद कोई बहुत मिनिमलिस्टिक सा गैप रह जाए फ्रेमिंग में, है ना। कोई छोटी मोटी गलती कर बैठे, शायद जाने अनजाने, जानबूझकर नहीं, जाने अनजाने में बहुत छोटी गलती रह जाए, जो शायद कभी उन्होंने एक्सपेक्ट भी ना किया कि अच्छा ऐसे भी आ सकता है। नहीं, तो अगर ऐसी कोई डिफिकल्टी है लेजिस्लेशन को ऑपरेशन में लाते समय, तो वो पावर एग्जीक्यूटिव की होती है ना। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई पार्लियामेंट वापस देखे, गलती निकाले, वापस डिस्कस करे, बहुत टाइम लगेगा। इससे बेहतर है एग्जीक्यूटिव को पावर दी जाए, दे दी जाए, वो ऐसी डिफिकल्टी को रिमूव कर दे। इसे ही एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन के तौर पे भी देखा जा सकता है। मैं वापस कहूंगा, मेरी पिछली वीडियो चाहिए, देखिए और पता लगाइए कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन होता क्या है, ठीक है। अब इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एक बार अगर कोई डिफिकल्टी रिमूव हो गई है, तो वो ऑर्डर जो है पार्लियामेंट के सामने आना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए उस पर। टाइम लिमिट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लेजिस्लेशन के हिसाब से, इतनी बारीकियों में नहीं जाते हम। और एक बात और ध्यान देनी होती है कि जब हम रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उन डिफिकल्टियों को रिमूव करेंगे जो इस समय है। हम उन डिफिकल्टीज को रिमूव करेंगे जो इस समय है। हम ये नहीं कह सकते कि शायद 10 साल बाद ऐसी डिफिकल्टी आए तो हम इसलिए अभी लेजिस्लेशन में इंप्रूव ले आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो। जो डिफिकल्टीज अभी हैं
हम उनमें ही चेंज लाएंगे। इसका एक केस हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आजादी बचाओ आंदोलन। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए अथॉरिटी पेरेंट लॉ के अंडर काम कर रही है, वो कोई नई चीज नहीं जोड़ सकती है ना, वो कुछ नई चीज जोड़ने का काम नहीं कर रही है, जो डिफिकल्टी है सिर्फ उसे रिमूव करना ही है। तो इसी के साथ हम कंटेंट्स ऑफ लेजिस्लेशन के एंड पे आ चुके हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई सजेशन है, कोई वैल्यूएबल सजेशन है, प्लीज आप हमें मेल कर सकते हैं vidikverse@gmail.com पे। आप हमारे इंस्टा हैंडल पे भी हमें डीएम कर सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, और अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।